हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी। बता देता हूं बेटा, अब तक जितना टॉपिक पढ़ा है आपने, अगर आपको लगता है वो इंटरेस्टिंग है तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अब जो होने वाला है ना बेटा, वो तो बाबू नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग इतना होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ये बता देता हूं बेटा, कॉमर्स साइड में अभी आपकी एंट्री हुई है। जब तक रहोगे कॉमर्स साइड में, अब तो रहना है बेटा, जिंदगी भी इसी के साथ है बेटा, ये तो जिंदगी के साथ भी और बाद भी वाली बात है। जब तक रहोगे बेटा तब तक कंपनी पीछा नहीं छोड़ेगी। और अपने पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके भाई बहनों से पूछ लेना, आज तक कंपनी डिफाइन नहीं कर पाएंगे आपके सामने, आज तक मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है जी, चलो कंपनी स्टार्ट करेंगे। ना तो कोई डेफिनेशन का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ना मैं कंपनी के फीचर बता रहा हूं, एडवांटेज बता रहा हूं, डिसएडवांटेज कुछ नहीं बेटा। टॉपिक को पता नहीं कहां से शुरू करेंगे और कहां लेकर आऊंगा। ठीक है जी, कल तक समझ में आएगा बेटा कि कंपनी क्या होती है। अभी बहुत धीरे धीरे चलेंगे। सुनना बेटा, मान लो मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं और मान लो बेटा मैं आज बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो मैं पैसा कहां कहां से ला सकता हूं, बस ये बताओ। मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, ठीक है, अकेला इंसान हूं, बिजनेस शुरू करना चाहता हूं आज। ठीक है, कोई भी बिजनेस समझ लो। ठीक है, मान लो बेटा ये चेयर मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं, मेरे पास पैसा कहां कहां से आ सकता है ये बताओ। मेरी पर्सनल सेविंग्स एक ऑप्शन आया, और बैंक लोन। बोलो यार, नहीं देगा क्या बैंक मेरे को लोन? ठीक है ना, शक्ल के हिसाब से देता होगा तो नहीं देगा बेटा। ठीक है ना, बैंक लोन, ठीक है, दो ऑप्शन। और कोई ऑप्शन है बेटा? पर्सनल सेविंग एक ऑप्शन, बैंक लोन दूसरा ऑप्शन, और तीसरा कोई ऑप्शन थर्ड पार्टी लोन। ऐसा हो सकता है बैंक से लोन ना लूं बेटा, किसी इंसान से लोन ले लूं, थर्ड पार्टी लोन। तीन ऑप्शन बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन बस और कोई भी नहीं होगा सर। ठीक है, मैं कंपनी खोल रहा हूं जी, मुझे पैसे की जरूरत है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा बेटा, 17 सोर्सेस से पैसा आ सकता है। कितने सोर्सेस बोले मैंने? 17। सर सोल प्रोप्राइटर में 3 है, कंपनी में 17 है। 17 ऐसी जगहें जो मेरे को पैसा दे सकती हैं बेटा। मैंने 4 का डिस्कशन आज करना है बेटा, और इसमें पीएचडी करानी है बेटा। जब ये 4 पूरी हो जाएंगी तो कंपनी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, बुक का ऐसा सीक्वेंस नहीं है बेटा, मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस बिजनेस स्टडीज को बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, मैं अपने सीक्वेंस से चल रहा हूं। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, नाम नहीं सुने हुए आपने आज तक, ना आपने कोई पेन चलाना, कहीं रजिस्टर में नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ मुझे सुनना है बेटा, बिल्कुल पेशेंस के साथ। सामने आ जाओ मेरे साथ साथ। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बाबू नाम इतने अजीब हैं कि मैं तो कह रहा हूं आप अपने घर का नाम रख लो। ये नाम है बेटा डिबेंचर। देखो कितना प्यारा नाम है इसका। मैं तो कह रहा हूं बेटा अपना निकनेम रख लो डिबेंचर। ठीक है ना, रखना ही चाहिए, इतना प्यारे प्यारे नाम है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो कितना प्यारा नाम। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। लो बेटा, क्या जिंदगी में हमने कभी ये नाम सुने हैं? नहीं बेटा, आज पहली बार सुन रहे हो। नहीं सुने ना किसी ने जिंदगी में नाम? ना, ये क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने देखे भी नहीं आज तक बेटा। ये 4 नाम है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। पीएचडी करनी है आज हमने इसके ऊपर। ठीक है ना बेटा। लो स्टार्ट करूंगा डिबेंचर से बेटा, समझते जाना एक एक चीज को। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, मैं आपको कह दूं 10 मिनट के लिए रट्टा मार लो, लेकिन मैं 10 मिनट के बाद क्लैरिफाई करूं। हमें रटना कुछ भी नहीं है, ये बात क्लियर रखना बिल्कुल। ठीक है ना, मैं खुद बताऊंगा कि मैं 10 मिनट के लिए रटवा रहा हूं, 10 मिनट के बाद चीजों को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं डिबेंचर के साथ। मैं हूं कंपनी बेटा, मान लो मैं कंपनी हूं और मैंने आपको बोला मुझे 10 लाख की जरूरत है, आप सब मेरी कंपनी के मिलके 10 लाख के डिबेंचर्स खरीद लो। आपने कहा ठीक है, खरीदने में कोई परेशानी नहीं, आप क्या दोगे? रिटर्न बताओ क्या दोगे? सर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? कमाने के लिए करता है ना। आपने कहा हम कर देंगे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट, आपके 10 लाख के डिबेंचर्स खरीद लेंगे, क्या दोगे बदले में? मैंने कहा ब्याज दूंगा ना। सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों, काम की बात। डिबेंचर के आगे हमेशा एक रेट मेंशन होता है, यानी कि इसको कभी हम डिबेंचर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं 9% डिबेंचर। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा? ये जो रेट होता है बेटा,
ये इंडिकेट करता है पर एनम इंटरेस्ट। पर एनम इंटरेस्ट मतलब पूरे साल की ब्याज कितनी है। मैंने कहा बेटा आप मेरे से 10 लाख के डिबेंचर खरीद लो, 9% डिबेंचर खरीद लो। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? बेटा मैंने आपको बोला कि मैं साल की 9% ब्याज दूंगा, यानी कि डिबेंचर के आगे जो रेट लिखा होता है ये साल की ब्याज का रेट है कि साल में ब्याज कितनी दूंगा। मैंने आपको बोला आप 10 लाख दो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आपको साल की 90 हजार रुपए ब्याज देता चला जाऊंगा और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे भी वापस कर दूंगा। बेटा मैंने क्या करा, आज डिवेंचर इशू कर रहा हूं आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मैंने आपको बोला कि 10 साल के लिए पैसे मुझको दे दो, तो बेटा मैं पहले साल के बाद क्या करूंगा, आपको 9% ब्याज दूंगा, यानी कि 10 लाख आपने मुझे दिए, 90 हजार मैंने ब्याज दे दी। एक साल बीता, दूसरा साल बीता, फिर 90 हजार ब्याज, तीसरा साल बीता, फिर 90 हजार ब्याज। ये कहानी 9 साल तक चलती रही। 10वें साल मैंने कहा ये लो अपने 10 लाख भी ले जाओ और ये 90 हजार रुपए ब्याज के भी ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, फेयर है ना, ठीक चीज है बेटा, ब्याज दे रहा हूं ना, बदले में ब्याज दे रहा हूं ना, और पैसे भी वापस कर रहा हूं ना एक टाइम के बाद। बिल्कुल बेटा ये चारों ना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, बेटा अगर कंपनी किसी चीज के पैसे 1 साल में वापस कर देती है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर किसी चीज के पैसे हम 1 से 5 साल में वापस कर देते हैं उसे बोलते हैं मीडियम टर्म फाइनेंस। और अगर किसी चीज के पैसे मुझे 5 साल के बाद वापस करने होते हैं उसे मैं बोलता हूं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी कि इसके पैसे 5 साल से पहले तो वापस करने ही नहीं होते, 5 साल के बाद करने होते हैं। एंड द मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर्स। 20 साल तक कभी भी वापस कर सकते हो, बस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेना, 5 साल के बाद और 20 साल से पहले, 20 साल से लेट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत तो नहीं, बात ओके, समझ आया डिवेंचर? बात करें प्रेफरेंस की। चलो मेरे प्यारे बच्चों सामने देखो बेटा, अभी बहुत मजा आने वाला है। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि आपके मुंह से निकलेगा कि मजा आ गया, आज कुछ पढ़ा था। लो प्यारे बच्चों करते हैं बात प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपनी हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, 10 लाख रुपए मैंने मान लो डिबेंचर से ले लिया, आपने दे दिए। मैंने आपको कहा एक काम करो 10 लाख के प्रेफरेंस भी ले लो। आपने कहा ठीक है ले तो लेंगे, बताओ रिटर्न क्या देने वाले हो, रिटर्न बताओ। मैंने कहा दूंगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा लो सुनो बेटा, प्रेफरेंस के आगे भी ना एक रेट मेंशन होता है जो इंडिकेट करता है पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका नाम ब्याज नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। लो प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं। मैंने आपको बोला कि मेरे से आप 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, मैं आपको 12% प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा। ये पर एनम है, यानी कि साल का, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। मान लो बेटा हमारा एग्रीमेंट तय हो गया कि 15 साल के बाद पैसे वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो बाबू पहला साल बीता, 10 लाख रुपए आपने मुझे दिए हुए हैं, मैंने आपको 12%, 10 लाख का 12%, 1,20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। दूसरा साल बीता 120 फिर दे दिया, तीसरा साल बीता 120, 14 साल तक ये कहानी चलती रही। जैसे ही 15वां साल आया मैंने कहा ये लो 120 प्रेफरेंस डिविडेंड और 10 लाख रुपए अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले जाओ। आप भी खुश मैं भी खुश, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहां बेटा इंटरेस्ट देते हैं डिबेंचर में, प्रेफरेंस में देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई दिक्कत तो नहीं। बात समझ आई? अभी तक बात क्लियर हुई बेटा? चलो जी बात करते हैं इक्विटी की। मुझे बहुत पैसे की जरूरत, ठीक है ना, जेब बहुत भारी है बेटा मेरी, जितने मर्जी आ जाते हैं। मैं कंपनी, मैंने कहा 10 लाख और दे दो इक्विटी के नाम के। आपने कहा ठीक है दे देंगे, बताओ रिटर्न में क्या दोगे? मैंने कहा दूंगा इक्विटी डिविडेंड। बेटा इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड है, वैसे ही इक्विटी डिविडेंड है बेटा। बाबू एक बात लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देनी जरूरी है, सुन लो। अगर मैं कभी वर्ड बोलूं ना डिविडेंड, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की। अगर मैं बोलूं शेयर कैपिटल तो मैं बात कर रहा हूं इक्विटी की। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है ना। मैं कभी बोलूं ना डिविडेंड तो आपके कान में आवाज जानी चाहिए इक्विटी डिविडेंड। मैं बोलूं ना शेयर कैपिटल तो कान में आवाज जानी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड जरूर लगाता हूं। ये बात समझ आई बेटा?
आपने कहा कि चलो इक्विटी में इन्वेस्ट तो कर देंगे, बताओ रिटर्न में क्या दोगे। मैंने कहा जी दूंगा ना आपको, इक्विटी डिविडेंड दे दूंगा, क्या दिक्कत है, ले लेना आप इक्विटी डिविडेंड, ले लेना मुझसे। आपने कहा ठीक है इक्विटी डिविडेंड ले लेंगे। आपने कहा परसेंटेज बता दो। मैंने बोला इक्विटी के आगे कोई परसेंटेज नहीं होती। मैंने कहा परसेंटेज नहीं मैं बता सकता। आपने कहा क्यों? बेटा अभी बताऊंगा। 10 मिनट के लिए बात रट्टा मार लो कि इक्विटी के आगे कोई परसेंटेज नहीं होती। डिवेंचर के आगे होती है? होती है। प्रेफरेंस के आगे होती है? होती है। इक्विटी के आगे नहीं होती। करेंगे बात बेटा क्यों नहीं होती, लेकिन 10 मिनट अभी लगेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बात में? ठीक है, बात बढ़ जाए आगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने ना हर चीज को कंपनी के एंगल से लिखना है, ठीक है ना। आप अपना एंगल मत सोचना, आप मेरा एंगल सोचना। मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी हूं। मैं अगर डिबेंचर इशू कर दूं तो मेरे को जो खर्चा आता है उसका नाम है इंटरेस्ट, ऐसा ही है। मैं कंपनी हूं, मैं अगर प्रेफरेंस इशू कर दूं तो मुझे जो खर्चा आता है उसका नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा ही है। मैं कंपनी हूं बेटा, मैं अगर इक्विटी इशू कर दूं तो जो मुझे खर्चा आता है उसका नाम है इक्विटी डिविडेंड। बिल्कुल ओके बेटा, वो चीज आपके लिए रिटर्न हो सकती है लेकिन मेरे लिए तो खर्चा है ना। मैं बात कर रहा हूं कंपनी की और सारी बातें कंपनी के एंगल से लिखूंगा, तो मेरे लिए तो खर्चा है बेटा। मैं लिख देता हूं बेटा, ये टेबल बनाते हैं हम, पूरी करेंगे कंप्लीट। मैं लिख रहा हूं कॉस्ट। डिबेंचर की कॉस्ट आती है इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट आती है बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट आती है इक्विटी डिविडेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके। मेरे साथ साथ बोलो, ऐसे ढीले ढाले बैठोगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। डिबेंचर की कॉस्ट क्या है? चीको, मेरे को तो सुनना है। डिबेंचर की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस की कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट। ओके है बात? 3 बातें क्लियर। बढ़े आगे? चलो जी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। एक बात यहां पर काम की बोल देता हूं, मैं कंपनी हूं बेटा, मेरे एंगल से सोचोगे ना तो बैंक लोन और डिबेंचर में कोई अंतर नहीं होता। मैं कंपनी हूं, मेरे एंगल से सोचना। अच्छा देखो बेटा, मैं बैंक से लोन ले आऊं, ठीक है, क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है? देना पड़ता है, बैंक में भी देना पड़ता है। क्या मुझे प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। और अगर मैं डिबेंचर से पैसा ले रहा हूं, क्या बेटा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा हूं? कर रहा हूं। मेरे एंगल से सोचो, कंपनी के एंगल से, क्या डिबेंचर या बैंक लोन में कोई अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। तो मैंने लिख दिया स्लैश करके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कंपनी के लिए तो कोई अंतर नहीं है डिबेंचर या बैंक लोन में, या कोई डिफरेंस है? सोच लो आज, ये मत कहना मौका नहीं दिया। बेटा एक बात ये भी बता देता हूं, चलो आपको नहीं पता होगी। बैंक से लोन लेने जाऊंगा, बैंक कहेगा ला प्रॉपर्टी गिरवी रख। आपको बता देता हूं, डिबेंचर से पैसे लेने जाओगे वो भी यही कहते हैं, पहले प्रॉपर्टी गिरवी होगी तब मिलेंगे पैसे, वरना नहीं मिलेंगे। यानी कि आप डिबेंचर होल्डर, मैं आपको कह रहा हूं लाओ 10 लाख रुपए दे दो, आपने कहा प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, मैंने आपके नाम 15 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और तब आपसे 10 लाख रुपए उठाए और हर साल ब्याज भी दूंगा और 10-12 साल के बाद आपके पैसे भी वापस कर दूंगा। तो यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, कंपनी के एंगल से कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए जितनी वैल्यू डिबेंचर की है उतनी वैल्यू बैंक लोन की है, मेरी नजर में कोई डिफरेंस नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे? मुश्किल बात करें? नहीं मुश्किल है नहीं, बस सोच रहे हो आप, ठीक है ना। करें आगे बात? लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, टेबल पूरी करेंगे आज, बात करेंगे रिस्क की। लो बेटा सुनना बाबू, मैं 1% ये बात सोच लेता हूं कि 10 लाख 10 लाख और 10 लाख मैंने पैसे ले लिए। 10 लाख डिबेंचर के दे दिए आपने, 10 लाख प्रेफरेंस के दे दिए आपने, 10 लाख इक्विटी के दे दिए, मैंने 30 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिए। पहले साल लॉस हो गया, हो सकता है भाई, हर बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है प्रॉफिट या लॉस। पहले साल लॉस हो गया, डिबेंचर वाले आप आ गए, लाओ ब्याज दे दो। सर अगर मैं ना दूं तो क्या होगा? यही सोचना है, इसी का नाम है रिस्क। बेटा सुन लो, डिबेंचर होल्डर से सबसे ज्यादा डरती है कंपनी। अगर किसी से इनमें से सबसे ज्यादा डर कंपनी को लगता है तो डिबेंचर होल्डर से। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। अगर आपने इनकी पेमेंट में, चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक सिंगल डे का डिफॉल्ट कर दिया, एक दिन का डिफॉल्ट कर दिया, ये सीधा हाई कोर्ट चले जाएंगे, कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ले आएंगे। समझ आया? कंपनी को डर क्यों लगता है? कि सीधा हाई कोर्ट जाकर कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ला सकते हैं।
यानी कि बेटा इनके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो हाईएस्ट है। यानी कि कुछ भी कर लो भाई, इनकी ब्याज देनी पड़ेगी। भाई डकैती मारो, बैंक में चोरी चकारी करो, इनकी ब्याज नहीं रोक सकते आप। कुछ भी करो, इनकी ब्याज नहीं रोकनी, वरना कंपनी बंद। समझ में आया? तो मैंने लिख दिया बेटा डिबेंचर के साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो हाईएस्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ आई? बात करें प्रेफरेंस की। बाबू लॉस हुआ है पहले साल, डिबेंचर का ब्याज मान लो बेटा मैंने कहीं से लोन उठाया, 90,000 रुपए दे दिए आपके ब्याज के, जो मुझे 10 लाख पे 9% देने थे, दे दिए भाई। ठीक है जी। अब मान लो बेटा 90,000 तो लोन उठाकर दे भी दी ब्याज, अब बाबू 1,20,000 इनके भी देने, वो भी नहीं दिए जा रहे, उसका क्या करूं? सर देखो, प्रेफरेंस वाले कंपनी बंद नहीं करा सकते, लेकिन रिस्क इनके साथ भी है। जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सॉरी बाबू, जनरली जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब बेटा ये अपने पैसे क्यूमुलेट करके ले लेते हैं। पहले साल मुझे लॉस हुआ, मैंने प्रेफरेंस को कुछ नहीं दिया, अगले साल बेटा 1,20,000 देने थे ना पिछले साल के 1,20 और इस साल के 1,20 जुड़ जाएंगे। नाम ही क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब इनका डिविडेंड जुड़ता चला जाता है, जब नहीं देते जुड़ जाता है बेटा। पहले साल दिया नहीं, 0 दिया ना, कंपनी बंद करा पाए? नहीं, प्रेफरेंस कंपनी नहीं बंद करा सकता, कंपनी बंद सिर्फ डिवेंचर करा सकता है। दूसरे साल क्या होगा बेटा? 1,20 वो देना है पिछले साल का, इस साल का 1,20 कितना हो गया? 2,40 पे कर दो। दूसरे साल भी लॉस हुआ, नहीं दे पाए। तीसरे साल 1,20 3,60,000 दे दो। तो सर रिस्क समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस के साथ रिस्क तो है भाई, कंपनी बंद नहीं करा सकता, इतना बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क तो है भाई, क्यूमुलेट करके पेमेंट ले रहा है भाई। समझ आई बात? रिस्क क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके? तो यानी कि मैं लिख सकता हूं बेटा मीडियम रिस्क, कंपनी बंद कराने जितना रिस्क नहीं है, लेकिन पैसे तो फिर भी खा रहा है भाई, पैसे तो क्यूमुलेट हो ही रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, मेरे ऊपर रिस्क खड़ा हो ही जा रहा है। ओके बात? इक्विटी पैसे नहीं है भाई, पहले साल लॉस हुआ है, डिबेंचर का ब्याज लोन देकर दे दिया, ठीक है ना बाबू? प्रेफरेंस को नहीं दिया, अगले साल दे देंगे, डबल दे देंगे, ठीक है ना? दूसरे साल भी नहीं दिया तो तीसरे साल ट्रिपल दे देंगे, ठीक है ना? इक्विटी का क्या? कोई रिस्क नहीं। सर आपको देने या दे दो, नहीं देने ना दो, ये कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मैं बोल दूं बेटा लो रिस्क, चाहे बोल लो नो रिस्क, मुझे कोई अंतर नहीं लगता, एक ही बात। सर आपको लॉस हुआ है, इक्विटी को मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉफिट हुआ है और आपका मन नहीं है इक्विटी को देने का, तब भी मत दो। लॉस हुआ है तब तो देने ही नहीं, मुद्दा ही नहीं उठता। मैं कह रहा हूं प्रॉफिट हुआ है ना, तब भी मत दो, इक्विटी वाले कुछ नहीं कर सकते। ना तो ये पेमेंट क्यूमुलेट करके ले सकते हैं प्रेफरेंस की तरह, ना ये कंपनी बंद करा सकते हैं डिवेंचर की तरह। इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई रिस्क नहीं आता कंपनी के ऊपर। तो बाबू कंपनी को बड़े प्यारे हैं ये लोग, ठीक है ना? कंपनी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? इक्विटी शेयर होल्डर से प्यार करती है, ठीक है ना? समझ आई बात? ओके है बात? इतनी रिपोर्ट ओके? बढ़े आगे, मुश्किल बातें करें? हाँ मुश्किल कर लो यार। तुम कहते क्यों नहीं है? कैसे सुस्ते बैठे हुए यार? बंद करूं क्या मैं क्लास? आज छुट्टी करें? नहीं पढ़ना? चलो छुट्टी करो। मतलब मैं तो फॉर्मेलिटी के तौर पे कह रहा हूं, करनी मैंने भी नहीं, पता है तुम्हारे को इस बात का, ठीक है ना? मैं आधा घंटा फालतू पढ़ाऊंगा अगर ऐसे करोगे तो, नौटंकी। हाँ जी, बढ़े आगे? चलो लो प्यारे बच्चों, आगे करते हैं बात। बेटा बहुत काम की बात, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब बेटा आपको कहीं से भी पैसा लेने के लिए ना पहले पैसा खर्चना पड़ता है। यानी कि अगर मैं बैंक लोन लेने भी जाऊंगा ना, तब भी पहले पैसा खर्च के आऊंगा बेटा। मैं डिबेंचर से पैसे लेने जाऊंगा, पहले पैसा खर्च करके आऊंगा। पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च करते हो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना? टेक्निकली बोलूं तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट बोल लो, इशू कॉस्ट बोल लो, या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड बोल लो। बाबू अब आप सोच रहे होंगे पहले ही इंसान बेटा खाली है, बैंक लोन लेने जा रहा है। आप कह रहे हो बैंक लोन के लिए पैसा खर्च होता है, 100% मैं प्रूव करूंगा, तभी करूंगा बात इसकी। सुनना, आप में से कोई इंसान आज सोचता है वो बैंक लोन लेने जाएगा बेटा, आज आप पहुंच जाओ बैंक मैनेजर के कैबिन में,
उसे कहो सर लोन चाहिए, उसने छूटते ही कहना लाओ बताओ कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो। बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे कोई लोन नहीं होता बेटा बैंक। उसने छूटते ही कहना लाओ कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो। आपने कहा ठीक है मेरे पास एक घर है मैं वो गिरवी रख दूंगा। उसने कहा ठीक है कल घर के पेपर लेते हैं ना और 5,000 का चेक लेते आना। आपने बोलना 5,000 का चेक किस बात का। उसने कहा बताऊंगा बस लेकर आना। बेटा आप प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जा रहे हो, 5,000 का चेक आपने छुपा रखा। आपने सोचा क्या पता भूल जाए ना ही मांगे मेरे से। एक बात बताओ, आपने ये प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए बैंक मैनेजर के आगे। बैंक मैनेजर भगवान है, देखते ही बता दे कहां पेपर रोक के चलो लोन कराओ। ये सोचो बेटा, सोचने वाले मुद्दे तभी मजा आता है। भगवान है क्या बैंक मैनेजर? प्रॉपर्टी के पेपर देखते ही बता देगा हाँ जी प्रॉपर्टी के पेपर बिल्कुल ओके, चलो जी कल लोन हो जाएगा आपका। ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसे मानते हो ना? भगवान तो नहीं है ना, बहुत पढ़ा लिखा होगा बस भगवान तो नहीं है ना। इंडिया में डुप्लीकेट पेपर बनाना कितनी को बड़ी बात है, बस ये बता दो मेरे को। यार भारत रत्न मिलता है हमारे देश को फ्रॉड के मामले में, डुप्लीकेट पेपर बनवाना कौन सी बड़ी बात। एक रात में छाप देते हैं ये स्टैम्प पेपर बेटा, ठीक है ना। एक रात में छाप देते हैं स्टैम्प पेपर, डुप्लीकेट बनवा लगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है डुप्लीकेट में भी। तो बैंक मैनेजर को कुछ नहीं पता लग सकता। बैंक मैनेजर ने कहा लाओ 5,000 का चेक। आपने पूछा किस बात का? सर सुनो, हर बैंक के पैनल पे ना 3 से 4 एडवोकेट होते हैं, हर बैंक के पैनल पे होते हैं। ये पेपर और ये चेक ना उस एडवोकेट को जाएगा। वो एडवोकेट क्या करेगा? रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री ऑफिस में वेरीफाई करा कर आएगा ये प्रॉपर्टी इसी के नाम है क्या, इस प्रॉपर्टी पे पहले कोई लोन तो नहीं चल रहा। हर चीज वेरीफाई वो एडवोकेट करा कर लाएगा। समझ रहे हो? ये जो फीस है एडवोकेट की फीस है। क्या भी लोन हो क्या? नहीं। क्या लोन लेने के लिए खर्चा कर रहे हो आप? दिखाई दे रहा है खर्चा, 5,000 जा चुके हैं आपकी जेब से। इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस। बैंक के लोन की प्रोसेसिंग फीस है। 4 दिन के बाद लॉयर ने अपनी रिपोर्ट लगाई कि हाँ प्रॉपर्टी के पेपर ओके हैं, अब आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो लोन के लिए। सर रिपोर्ट आ गई हमारे पास, बैंक मैनेजर के पास रिपोर्ट आ गई कि हाँ जी प्रॉपर्टी के पेपर तो ओके हैं। बाबू बैंक ब्रांच मैनेजर ने कहा ला प्रॉपर्टी दिखा के ला, कहां पर है? उसने कहा आप क्या करोगे प्रॉपर्टी देखकर? उसने कहा दिखा के ला ना, ऐसे नहीं करने का मैं लोन। उसने कहा ठीक है चलो दिखा के लाता हूं। उसने कहा इसके चार्जेस देने पड़ेंगे तुझे। पागल हो गया क्या? घूमने के चार्जेस, एक तो तुझे घुमा के लाऊंगा इतनी दूर, उसके भी चार्जेस। कहता है हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन चार्जेस। अब क्यों लिए जाते हैं मैं ये भी बताऊंगा बेटा, क्यों देखने जा रहा है वो प्रॉपर्टी। इंडिया में ऐसे ऐसे कमाल के फ्रॉड हुए हैं कि देखना जरूरी हो गया प्रॉपर्टी को। समझाता हूं। मान लो बेटा आशीष के नाम कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हुआ क्या बेटा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर से गवर्नमेंट ने हाईवे निकाल दिया। वो प्रॉपर्टी थी, मान लो गवर्नमेंट की रोड बना दी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर हाईवे निकाल दिया। आशीष पहुंच गया ब्रांच मैनेजर के पास, सर लोन चाहिए। ब्रांच मैनेजर ने कहा अच्छा चलो लाओ 5,000 रुपए की चेक दो। इसने दिया, उसने लॉयर को पास ऑन कर दिया। लॉयर ने वेरीफाई कराई प्रॉपर्टी। सर वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी? वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आएगी? प्रॉपर्टी तो आशीष के नाम ही है। तो उसने कहा ठीक है सर रिपोर्ट हो क्या, कर दो लोन। और कल को बैंक मैनेजर बड़े बेटा ऐसे होते थे निकम्मे, जाते ही थे प्रॉपर्टी देखने और लोन हो जाता था। प्रॉपर्टी बिना देखे लोन कर दिया क्योंकि लॉयर ने रिपोर्ट दे दी कि प्रॉपर्टी आशीष के नाम है, लोन हो गया जी। अगले दिन बेटा आशीष को बोला गया लाओ जी एक किस्त जमा कर दो, 10,000 रुपए की किस्त है आपके 10 लाख के लोन की। आशीष ने कहा मैं तो जमा करता नहीं। ब्रांच मैनेजर ने कहा आपकी प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा। उन्होंने कहा बेच दे, गवर्नमेंट का हाईवे बेच दे। जब वेरीफाई करने लगे तो पता लगा जी गवर्नमेंट हाईवे निकाल चुकी थी उस प्रॉपर्टी पे, बेच पाओगे? 10 लाख डूब गए कि नहीं डूब गए बैंक के? समझ में आया वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? जब तक मैं बेस नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो आज की तारीख में ब्रांच मैनेजर उठ के जाता है बेटा, देखने जाता है प्रॉपर्टी ठीक ठाक जगह पे है कि नहीं है। और इसके चार्जेस कौन देते हो? आप देते हो अपनी पॉकेट से। इसका बोला जाता है इंस्पेक्शन चार्जेस। समझ में आया? 2 खर्चे करा दिए, लोन हुआ? लोन तो नहीं हुआ अभी तक, प्रोसेसिंग फीस चलेगी, इंस्पेक्शन चार्जेस लगेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। आपको बड़ी लिस्ट थमा दी गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा लाओ, बैलेंस शीट बनवा लाओ, सीएसए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लाओ, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। मतलब ऐसे घूरो मत, ठीक है यार मेरी जेब में कुछ कमाई जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे पैसे मिलते हैं सीए को बेटा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, इनकम टैक्स रिटर्न के, कॉम्प्यूटेशन के, बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना बाबू। तो बाबू अभी तक लोन तो नहीं हुआ,
खर्चे करे जा रहे हो कि नहीं करे जा रहे हो, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। लोन लेने से पहले खर्चा हो रहा है बेटा, पैसा लेने से पहले पैसा खर्चना पड़ता है, इसको बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ आई बेटा बात? बाकी मैं अभी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि कई चीजें आपने अभी इसमें से नहीं पढ़ी, ना मैं डिबेंचर, ना मैं प्रेफरेंस, ना मैं इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट समझा रहा हूं। ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। डिबेंचर में ये कॉस्ट सबसे लो होती है बेटा, बैंक लोन और डिबेंचर में कॉस्ट सबसे कम होती है। अभी तो ये बता देता हूं, मैंने लीगल खर्चों की बात करी, बैंक मैनेजर लोन के लिए टेबल के नीचे से भी तो कमाई लेता है। हाँ क्रिश कह रहा है ये तो मुझे पता थी बात, आपको सबको पता है बात, ऐसे थोड़ी बैंक मैनेजर लोन करेगा, उसे टेबल के नीचे से कुछ चाहिए नहीं बेटा, वो तो कहेगा अच्छा मेरा सैलरी में गुजारा नहीं होता, मेरे को रिश्वत दे पहले, लोन तब करूंगा तेरा। लेकिन खैर हम तो बिजनेस स्टडीज में लीगल बातों का डिस्कशन करें तो मैं लीगल समझा रहा हूं आपको, इलीगल तो बहुत है मेरे पास समझाने के लिए। लो प्यारे बच्चों, तो बाबू डिवेंचर या बैंक लोन में फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम होती है, प्रेफरेंस में ये कॉस्ट मीडियम लेवल पर होती है और इक्विटी में कॉस्ट हाईएस्ट होती है। सबसे ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी में होती है, ऑलमोस्ट 10%। यानी कि अगर इक्विटी से 1 करोड़ लेना हो ना तो 10 लाख खर्चना पड़ेगा पहले, 10% के आसपास फ्लोटेशन कॉस्ट होती है इक्विटी की। मैंने भी टेबल में 3 बातें करी हैं, देख लो बहुत आराम से। मैं बात कर रहा हूं डिबेंचर की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल की। हाँ जी देख लो बेटा अभी 3 बातें, ठीक है ना, पूरी टेबल देख लो बेटा। डिबेंचर की कॉस्ट इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की इक्विटी डिविडेंड। फिर मैंने बात करी रिस्क की, डिबेंचर में रिस्क हाईएस्ट, कंपनी बिकवा देंगे बेटा अगर इनका पैसा ना दिया तो। प्रेफरेंस में कॉस्ट मीडियम, क्यूमुलेट करके डिविडेंड लेते हैं अपना, और बेटा इक्विटी में कॉस्ट सबसे कम, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिबेंचर या बैंक लोन में बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम, प्रेफरेंस में मीडियम और इक्विटी में सबसे ज्यादा। हाँ नहीं अब बेटा अभी करते हैं ना बात, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अभी देखियो बेटा सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे किसको, ठीक है, अभी देखते चलते हैं, यही तो इंटरेस्ट है, इसी चीज का तो मजा है, ठीक है ना। बस 10 मिनट की पेशेंस और फिर समझ में आने लगेगी और चीजें क्लैरिटी के साथ। अभी ये बताओ टेबल सबको याद हुई? मैं पूछ लूं कुछ भी, टेबल याद हुई? देख लो, बाद में मत कहना याद नहीं हुई। ये देख लो टेबल है क्या, मैंने लिखा ही कितना है। अगर किसी को याद नहीं हुई तो मैं याद करा दूं बेटा, और याद हो गया तो मैं सुनना शुरू करूं। बताओ फटाफट से, सुन लो। आशीष ओके, कृष्ण सुन लो भाई। कृष्णा पैर क्यों कांप रहे तेरे, क्या हो गया? ना सुनू यार? क्यों नहीं यार, मैं तो सुनूंगा यार। हाँ क्या दिक्कत, क्या इसमें क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया? समझाऊं कुछ? समझ आ गया? सुनो ना, मैं तो सुनूंगा। बाबू डिवेंचर की कॉस्ट इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट इक्विटी डिविडेंड। 3 छोटी छोटी सी बातें। डिवेंचर का रिस्क सबसे ज्यादा, प्रेफरेंस का मीडियम, इक्विटी का सबसे कम, ठीक है ना। बाबू फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करूं तो डिवेंचर में सबसे कम, प्रेफरेंस में मीडियम और इक्विटी में सबसे ज्यादा। क्या बात करी मैंने मुश्किल? मुझे तो समझ नहीं आया कि मैंने कुछ मुश्किल बोला, ठीक है बात। बढ़े आगे, चल अभी बढ़ते हैं आगे बेटा। मैं कुछ पूछ नहीं रहा, जब मैं पूछूंगा तब आंसर नहीं होगा। चलो जी बेटा, कंपनी में ना पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है। ये आपकी मर्जी थोड़ी है कि इक्विटी वाले आ जाओ पहले लाइन लगा के, लो पहले पैसे तुम लो, क्या आ जाओ प्रेफरेंस वाले पहले तुम आ जाओ, तुम पैसे ले जाओ, या डिवेंचर वाले पहले तुम आ जाओ पैसे ले जाओ। सर ये आपकी मर्जी नहीं है। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है और जैसा लिखा गया वैसे ही बांटनी है। बाबू सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, बोल सुनते जाना बहुत आराम से क्योंकि आपने बोलना है थोड़ी देर बाद। सबसे पहले डिवेंचर को मिलेगा इंटरेस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट को मिलेंगे टैक्सेस, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को मिलेगा इक्विटी डिविडेंड। 4 बातें बोली मैंने, सुन लो बेटा। सबसे पहले डिवेंचर को मिलेगा इंटरेस्ट, डिवेंचर को इंटरेस्ट ही मिलता है ना। उसके बाद गवर्नमेंट को मिलेंगे टैक्सेस, सरकार को मिलेंगे टैक्सेस, ठीक है ना। पता ही आपको कौन है फिलहाल सरकार, ठीक है ना, मतलब मैं नहीं हूं। हाँ जी बेटा, फिर मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? मैंने 4 बातें बोली, सीक्वेंस याद हो गया? मुश्किल तो नहीं है? बोलना शुरू करो, अभी पता लगेगा। सबसे पहले मिलेगा मेरे साथ साथ डिवेंचर को
इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, देन इक्विटी शेयर कैपिटल को। याद हो क्या बेटा? जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक छुट्टी भी नहीं होगी। दोबारा बोलो। सबसे पहले डिवेंचर को, देन गवर्नमेंट को, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, देन इक्विटी शेयर कैपिटल को। याद हो ये बात? अब सुनना बेटा, यहां से बेटा काम का टॉपिक और स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा। लो प्यारे बच्चों, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले डिवेंचर को मिलेगा इंटरेस्ट, डिवेंचर या बैंक लोन, मेरे लिए तो एक ही बात है ना, कंपनी के लिए। उसके बाद बेटा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड। ठीक है ना? यही बोला ना मैंने सीक्वेंस। अच्छा, कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता था इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड? मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, मैं इनके नाम ही क्यों लेता? मैं तो ऐसे बोलता पहले ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी डिविडेंड। मैंने क्या बुलवाया? सबसे पहले डिवेंचर को इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी डिविडेंड। मैंने ऐसा क्यों बुलवाया? सर हर चीज के पीछे लॉजिक ऐसे थोड़ी बुलवाया। सुनो जी बेटा, आपको रिटर्न देने का सीक्वेंस ये है, या कंपनी की कॉस्ट बांटने का ये सीक्वेंस है। ठीक है जी? मैंने आपसे 10-10 लाख रुपए लिए हैं, डिवेंचर के, प्रेफरेंस के, इक्विटी के 30 लाख रुपए डाल दिए बिजनेस में, बिजनेस शुरू कर दिया। जब मैं पैसे बांटने लगा तो मेरे सामने ये सीक्वेंस था कि पहले ब्याज देनी है, फिर टैक्स देना है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, फिर इक्विटी डिविडेंड देना है। फर्ज करो ऐसा हो जाए, 2 साल बाद ही मैटर पहुंच गया कोर्ट के पास और हाई कोर्ट ने कहा कंपनी आप तो धोखा दे रहे हो, हम तो देख रहे हैं, ये तो इलीगल पर्पस के लिए आपने कंपनी बनाई है, ये तो दिखाने के लिए कंपनी, अंदर तो आप इलीगल एक्टिविटी करते हो, बंद कर दो उठाकर कंपनी को, सबके पैसे वापस। सर ऐसा हो सकता है कि नहीं? कभी हो सकता है भाई, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए। तो बेटा देखो, कॉस्ट बांटने का ये सीक्वेंस है, समझ में आई बात? प्रिंसिपल अमाउंट अगर कभी बांटना पड़े तो, यानी कि अगर 10 लाख रुपए डिवेंचर के वापस करने हो, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने आपसे प्रिंसिपल पैसा लिया, 10 लाख रुपए प्रेफरेंस के वापसी करने हो, 10 लाख इक्विटी के वापस करने हो, तो किस सीक्वेंस में वापस करेंगे? तो उसका भी यही सीक्वेंस है। सर ये जान के लिखा है मैंने बुलवाया ही जान के है। देखो ब्याज देनी है, टैक्स देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, इक्विटी डिविडेंड देना है, इसका ये सीक्वेंस है ना, सेम ही सीक्वेंस प्रिंसिपल का भी है। यानी कि अगर कभी 10-10 लाख रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था वो वापस करना पड़े तो सबसे पहले डिवेंचर का, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट का ड्यू हो सकता है, कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिजली का बिल बकाया, सर हो नहीं सकता बिजली का बिल, हाउस टैक्स पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट के ड्यू देने पड़ेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 10 लाख और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के 10 लाख। समझ आई बात? दोनों सीक्वेंस समझ आए? सेम ही तो है बेटा, याद ही ऐसे कराए मैंने। सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के, मैं घर जाऊं ऐसे ही सुस्ती दिखानी है, मैं छोड़ू फिर क्लास? पता ही है फॉर्मेल। हाँ बोल लो क्या जा रहा बोलने, पर दोबारा से फटाफट से। डिवेंचर का, गवर्नमेंट के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का। समझ में आया? ये सीक्वेंस है। प्रिंसिपल अमाउंट बांटनी हो तो भी ये सीक्वेंस है, रिटर्न बांटनी हो तो भी यही सीक्वेंस है। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? मैंने एक बात रटवाई भी हुई है, याद है ना? रटी हुई है ना, इक्विटी के आगे कोई रेट नहीं होता है ना, मैंने कहा था ना रट्टा मार लो। समझाने का टाइम आ गया इसका बेटा। लो प्यारे बच्चों, समझते हैं चीजों को, बहुत मजेदार बातें करने लगेंगे अब। लो बेटा सुनना, मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए कमा लिए बेटा, ठीक है? सबसे पहले क्या देना है फटाफट से बोलो? डिवेंचर का इंटरेस्ट। मैं बेटा इंटरेस्ट देने बैठा हूं, इंटरेस्ट अमाउंट इज 90,000। 10 लाख रुपए मैंने डिवेंचर से लिए हुए हैं, 9% ब्याज देना है, 90,000 रुपए ब्याज देनी, ठीक है जी? दो सबसे पहले ब्याज। लो प्यारे बच्चों, मैंने 5 लाख कमाया, 90,000 इंटरेस्ट दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी बेटा, माइनस करना नहीं आता मुझे, आप देख लेना। लो बेटा, उसके बाद देने हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस, ठीक है? मान लो टैक्सेस 1,10,000, राउंड ऑफ करने के लिए कर रहा हूं। मान लो गवर्नमेंट कहते हैं टैक्स है 1,10,000। लो बेटा टैक्स दे दिया,
तीसरे नंबर पे सीक्वेंस में क्या चीज आती है, फटाफट बोलो। प्रेफरेंस डिविडेंड। सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस दे दिए, अब बेटा प्रेफरेंस को प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। मान लो बेटा मैंने वही प्रेफरेंस से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, 12% प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, यानी कि 1,20,000 रुपए डिविडेंड के देने। चलो जी बेटा दे दो प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बेटा जो बच गया किसका है, फटाफट बोलो, बच गया किसके लिए बच गया? चार ही चीजें हैं ना, इक्विटी डिविडेंड के लिए बच गया, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 1,80,000। सर काम की बात अब शुरू होती है। बाबू कभी आपको क्लियर होता है ये कि आप कितना कमाओगे? बिजनेस है, बिजनेस में किसी को पता होता है प्रॉफिट कितना होगा? मेरा साल शुरू हुआ है भाई, मैं बता दूंगा मेरे कितना कमाने वाला हूं? नहीं बता सकता है ना। तो बेटा कभी ये बता सकता हूं इक्विटी के लिए कितना मिलेगा? बाबू देखो इक्विटी को मिलता क्या, बचा कुचा, जो बच जाएगा वो इक्विटी का है, क्योंकि डिबेंचर को एक फिक्स्ड पैसे देने हैं आपने, प्रेफरेंस को भी आपने एक फिक्स्ड पैसे देने हैं, इसको 9% देना है। आप चाहे 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लो, इसको तो 90,000 ही मिलने हैं ना, इसको तो 1,20,000 ही मिलने हैं ना बेटा। मुझे कभी यही नहीं पता होता मैं कितना कमाऊंगा, तो मुझे ये कैसे पता होगा कि बचेगा कितना? जब मुझे यही नहीं पता कि बचेगा कितना, तो मैं कभी इक्विटी का कभी रेट नहीं बताता, मैं उसे पहले ही बोल देता हूं जो बचेगा वो सब तेरा। समझ में आया इसका लॉजिक क्या था, क्यों मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ था? ठीक है ना बेटा, पेमेंट बांटने का सीक्वेंस है। अच्छा कभी 50 लाख कमाए तो अब मजा आना शुरू होगा बेटा, क्योंकि कमाइयां सुन के वैसे हमारी नींद उड़ जाती है। कंपनी ने कमाए बेटा 50 लाख, डिबेंचर को कितने देने हैं? मैंने कहा 9% ही तो मिलेंगे तुझे, तय नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले 90,000, चल घर चल। सर यही मिलेगा ना, डिबेंचर को तो फिक्स मिलेगा ना। पैसे कितना बचा? 49,10,000। सरकार ने कहा 11 लाख टैक्स दे दो, मैं कहा ले पकड़ चल तू भी चल। 38,10,000 रुपए बच गए बेटा। प्रेफरेंस मैंने कहा वो तुझे तो वही 1,20,000, तो चलता बन भाई। मान लो बेटा बच गए 36 लाख रुपए, किसके? इक्विटी के। सर कमाए 5 करोड़, मजा आना शुरू होगा। कंपनी ने कमाए 5 करोड़, डिवेंचर वाले आए, मैंने कहा पकड़ 90,000 गिन चलता बन, नजर ना आई हो दूर से ही, 90,000 ही तो मिलेंगे, फिक्स्ड मिलेंगे ना। चलो जी 90,000 लो घर चलो। बेटा सरकार ने कहा 1 करोड़ टैक्स या 10 करोड़ टैक्स, 50 करोड़ कमाया, 10 करोड़ सरकार को टैक्स दिया जी। ठीक है जी, बचे पड़े हैं बेटा मान लो 39 करोड़, ठीक है ना। 1,20,000 प्रेफरेंस के दिए, तू भी चलता बन, बाकी सब किसका? सर दुनिया को लगता है इक्विटी वाले पागल हैं। क्यों बेटा? बाबू जब मिलने का नंबर आया पैसा, तो सबसे आखिरी नंबर, पहले मिलेंगे डिवेंचर को इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट को टैक्सेस, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी डिविडेंड। सबसे आखिरी नंबर किसका? इक्विटी का। जब नंबर आया प्रिंसिपल अमाउंट मिलने का, तो भी नंबर इनका आखिरी। सबसे पहले डिवेंचर की रीपेमेंट, देन गवर्नमेंट ड्यूज, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल। और बेटा अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इनको कुछ नहीं मिलना और ये कुछ कर नहीं सकते, रिस्क इज 0। और कंपनी को बेटा प्रॉफिट हुआ और कंपनी कह रही है इक्विटी हम नहीं देते तुम्हें कुछ भी, तब भी बेटा ये कुछ नहीं कर सकते। दुनिया को लगता है इक्विटी वाले निकम्मे पागल हैं, यही लगता है दुनिया को, क्योंकि दोनों जगह पे नंबर इनका आखिरी है। लॉस हुआ तो भी कुछ नहीं कर सकते, प्रॉफिट के टाइम पर भी अभी अगर कंपनी ने कुछ ना दे तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, दुनिया को लगता है पागल है। लेकिन बता देता हूं, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगा है उसका 99% पैसा अकेले इक्विटी में लगा है, और बाकी 1% लोग इंटरेस्टेड हैं बस डिबेंचर और प्रेफरेंस खरीदने में। अभी मैं आपकी प्रेफरेंस भी पूछ लूंगा, तो 2 मिनट और दे दो मुझे। बेटा देखो एक बात सुनो, मैं कंपनी हूं, ठीक है ना, मैंने अपने एंगल से लिखा कि इक्विटी में लो रिस्क है या नो रिस्क है। आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप अपने एंगल से सोचो। आपने मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, आपको पता नहीं है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इक्विटी में पता तो नहीं होता ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आखिरी में मिलेगा, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। और बचे भी कंपनी कहते मैं तो नहीं देती, कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सर आपको श्योरिटी है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं है ना श्योरिटी। आप अपने एंगल से सोचो, आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्की है इक्विटी। और हमने जिंदगी में एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में, मोर द रिस्क मोर द गेन। जो इंसान जिंदगी में जितना बड़ा रिस्क लेता है वो उतना ही बड़ा कमाता है। पढ़ा है ना प्रिंसिपल, जिंदगी का प्रिंसिपल है ना बेटा, ठीक है ना। लो द रिस्क लो द गेन।
कम रिस्क लो कम ही मिलेगा, ज्यादा रिस्क लो ज्यादा ही मिलेगा। मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं है ये फिगर 5 लाख हो, ये 50 करोड़ भी हो सकती है। चलो एक काम की बात कर लेता तो मजा ही आ जाएगा बेटा। लो अभी आप 2 मिनट के बाद मुझे ये बताओगे कि इन्वेस्टमेंट आपको अगर मौका दूं तो कहां करनी है। ठीक है जी, सुनना, एक सेकेंड बस एक सेकेंड। हाँ लो जी बेटा, डिबेंचर में 9% ब्याज, प्रेफरेंस में 12% प्रेफरेंस डिविडेंड। एक कंपनी है बड़ी फेमस इंडिया की, नाम है इन्फोसिस। इसने एक बार इक्विटी डिविडेंड बांटा, पता है कितना बेटा? बड़ा छोटा सा अमाउंट, 3000%, 3000%। डिवेंचर वाले लाइन में लगे हुए थे, कहले पकड़ 9%, चल निकल फटाफट। प्रेफरेंस वाले लो 12% चलो, और इक्विटी वाले ने कहा बहुत बचा हुआ है माल, ले जाओ 3000%। चक्कर आए, बड़ी तेज चक्कर आया भाई। आज नहीं आती रात को नींद, बातें चल रही है करोड़ों में बेटा, आज रात को नींद आनी मुश्किल होगी। हाँ जी सर, कहाँ करनी है इन्वेस्टमेंट? बताया नहीं आपने, थोड़ी देर पहले आप इक्विटी को बिल्कुल ऐसे समझ रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं। कहाँ करें इन्वेस्टमेंट? फटाफट बोल दो बस एक एक ऑप्शन। लालची लोग, मुझे पता था बोलोगे इक्विटी, लालची हो तुम, निकम्मे। नहीं, दुनिया बेटा इक्विटी में ही करती है इन्वेस्ट, ठीक है ना, 99% दुनिया। हाँ जी मैडम बोलो। नहीं अभी करेंगे बात उसकी जब करेंगे, लेकिन मैं तो अभी 3 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। मैंने तो 17 सोर्सेज है, पढ़ाए नहीं अभी तक, 3 ही पढ़ाए। अभी तक के ऑप्शन में आपको क्या अच्छा लगा? डिवेंचर, प्रेफरेंस या इक्विटी? सर देखो, इक्विटी रिस्की है लेकिन रिटर्न भी कमाल की है। आपको बता देता हूं, एक बार हीरो होंडा ने डिविडेंड बांटा, बड़ी फेमस कंपनी है हीरो होंडा का, तो नाम सबने ही सुना है बेटा। कितना? अरे सांस भी नहीं आएगी बाबू, सांस भी आ जाए तो 2400%। क्या 9% की बातें कर रहे हो तुम? 9% 12% क्या होता है भाई? 9% करना था ना तो डिवेंचर क्या खरीदने, बैंक एफडी करा के घर बैठो। चलो 9% चाहिए ना तो घर बैठ जाओ, बस क्या हो गया, बैंक एफडी कराओ, बैठ जाओ घर पे चुपचाप। सर रिस्क के साथ रिटर्न है, और आपको पता है अब आप क्या चाहते हो, मुझे भी पता है आप क्या चाहते हो, लालची हो, निकम्मो। हाँ जी, तो हर किसी को इक्विटी बहुत पसंद है, ठीक है जी। कंपनी का एक बार पेमेंट का सीक्वेंस बोलते रहो, फिर छुट्टी। बोलो, जब तक बोलोगे नहीं, मैं भी बैठा हुआ आज। चलो डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का। अभी बोल रहा हूँ टॉपिक पूरा नहीं हुआ, कल आधा घंटा और लगेगा फिर पूरा होगा, फिर समझ में आना शुरू होगा कंपनी क्या चीज़ है। इतनी बात ओके है? कल टेबल आप बनवाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है जी। कुछ नोट नहीं करना किसी ने भी, ठीक है जी, कल देखेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।